हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में कवर कर रहे हैं वो है हमारे बायोमोलिक्यूल से डिफरेंट कंपोनेंट्स या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल। बायोमैक्रोमोलिक्यूल में मैं आप लोगों को कुछ एक जनरल जो टॉपिक का स्टडी है वो दे चुकी हूँ। लाइक सबसे पहले हमने प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत जाना, हेट्रोसाइक्लिक कंपोनेंट्स के बारे में जाना, मतलब एल्डिहाइड एक कीटोनिक ग्रुप किस किस तरीके से हमारे प्लांट बॉडी में कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो बोर्ड पे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम टॉपिक कंप्लीट करवाया था वो हमारे हेट्रोसाइक्लिक रिंग थे, जो कि प्यूरिन्स और पायरिमिडीन बेसिकली नाइट्रोजनस बेस पेयर्स की फॉर्म में जो कि न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं वो प्रेजेंट थे। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स थे। नाइट्रोजनस शुगर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोसाइड, और नाइट्रोजनस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या बनाता था, नाइट्रोजनस बेस पेयर में न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स बनाने का काम करता था। क्लियर। इसके साथ साथ हमने और क्या देखा था कि जितने भी लिविंग टिश्यू की आप बात कर रहे हैं इसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो माइक्रोमोलिक्यूल और दूसरे होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। आप जब भी माइक्रोमोलिक्यूल की बात करते हैं तो माइक्रोमोलिक्यूल हमारी बॉडी का वो कंपोनेंट होता है जो कि पहली चीज़ तो क्वांटिटी में कम हो और मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो भी कैसा हो, कम हो। मतलब माइक्रोमोलिक्यूल जैसे आपका 18 से 800 तक के डाल्टन की बात करते हैं तो जो कम वेट को शो कर रहे हैं वो आपके माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, और जो आपके हज़ारों में डाल्टन के मतलब बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट को ले जाते हैं तो वो कंपोजिशन या फिर वो कंपोनेंट आपका क्या कहलाता है, मैक्रोमोलिक्यूल कहलाता है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को 4 मैक्रोमोलिक्यूल के नाम बताए थे। उन चारों मैक्रोमोलिक्यूल को अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज़ योर पॉलीसेक्राइड। नाउ जब भी आप किसी पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं तो ये जो पॉलीसेक्राइड है ये कौन सी चीज़ रखते हैं हमारे अंदर, मतलब बेसिकली क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारी बॉडी में, तो शुगर, स्टार्च, ये सब आपका क्या बनाता है, ये सब आपका पॉलीसेक्राइड्स ही बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली। अब क्योंकि हम एक मैक्रोमोलिक्यूल की बात करते हैं तो ये मैक्रोमोलिक्यूल आपकी बॉडी में हमेशा कैसे प्रेजेंट होता है, ये मैक्रोमोलिक्यूल हमेशा आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है एक पॉलीमरिक फॉर्म में। तो अगर मैं पॉलीसेक्राइड के मोनोमर की बात करूं तो मोनोमर हमारे बहुत ही बेसिक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कैलेक्टोज की फॉर्म हो सकती है, आप सिंपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ही याद रखें। ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोमर्स होते हैं। और जब आप पॉलीमर की बात करते हैं तो ये बनाता है आपका स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब
जब पॉलीमर में और मोनोमर में डिफरेंस क्या है, एक सिंगल यूनिट कहलाती है आपकी मोनोमर, और जब हम एक उसी सिंगल यूनिट को बहुत ज़्यादा रिपीटिशन, उसके ही कई सारे रिपीटिशन को शो करते हैं, तो ये रिपीटिशन हमारा क्या बनाता है, ये हमारा बनाता है पॉलीमर। अब जब आप पॉलीमर को समझ रहे हैं तो पॉलीमर ऑब्वियसली एक लॉन्ग चेन है किसकी, मोनोमर की, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर, एक लंबी चेन है किसकी, मोनोमर की। अब यही चेन, जैसे मैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करती हूँ सबसे पहले, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये हमारा एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। जब ऐसे ही कई सारे कंपोनेंट्स को हम आपस में जोड़ते जाते हैं तो वो बनाता है आपका पॉलीमर। पॉलीमर में आपका स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे मैं इस डायग्राम को शो करूं, मतलब इस स्ट्रक्चर को देखें, तो ये कुछ यूं है। यहाँ पर इस बॉन्ड को रिलीज़ करवा के आप, जैसे ये OH था, ये बॉन्ड बन जाएगा और long chain of monomer forming the polymer। खासियत यहाँ पर क्या है, मतलब स्पेशलिटी बेसिकली अगर पूछी जाए तो क्या है भाई, तो यहाँ पे जो पॉलीमर बनता है, ये पॉलीमर भी कितने तरीके का है, 2 तरीके का। पॉलीमर भी कितने तरीके का है हमारे पास, 2 काइंड्स। सबसे पहला मैं बात करती हूँ आपके हेट्रोपॉलीमर की, दूसरा मैं बात करूँगी यहाँ पर आपका होमोपॉलीमर की। हेट्रोपॉलीमर जिसका मोर देन 1 टाइप ऑफ मोनोमर, एक्सक्यूज मी, मोर देन 1 टाइप ऑफ पॉलीमर, और यहाँ पे एक ही तरीके का मोनोमर, और ये है आपका मोर देन 1 अगर एक ही तरीके का मोनोमर है तो वो होमोपॉलीमर बनाएगा। अगर हम बात करें एक से ज़्यादा तरीके के मोनोमर्स हैं तो वो बनाता है आपका हेट्रोपॉलीमर, और इसी की बेसिस पे आप पॉलीमर को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। क्लियर। जैसे अब हम एक तरीके की बात और करते हैं कि ये जो ब्रांचिंग हुई है, ये ब्रांचिंग
भी अब कैसे, मतलब सिंपल जो चेन बन रही है, ये चेन भी कैसी बनती है, दो तरीके की। चेन भी कितने टाइप्स की हैं, दो। पहली तो है आपकी सिंपल चेन्स, दूसरी है आपकी ब्रांच्ड। और यहाँ पे जो आप स्टार्च का फॉर्मेशन या इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनाते हैं, वो बॉन्ड बेसिकली अल्फा 1,4 लिंकेज होती है। क्लियर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब दो ग्लूकोज के बीच में लिंकेज है, तो अल्फा 1,4 पहला कार्बन, मतलब पहला कार्बन है ये, और 1 2 3 4 चौथा कार्बन है ये, पहला और चौथा। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कैसी लिंकेज होती है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर। ब्रांचिंग भी होती है बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये चेन बना के दिखाया, तो ये ऐसे भी हो सकता है। ये हो गई आपकी ब्रांचिंग। तो जब भी आप पॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं, तो पॉलीसेक्राइड्स बेसिकली हमारे पास दो तरीके के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कौन कौन से, सबसे पहले मैं बात करूं आपका वही पॉलीमर्स हैं, एक तो हेट्रोपॉलीमर भी बनाते हैं, होमोपॉलीमर भी बनाते हैं। हमारा इनसोल्यूबल पूल का एक मेजर पार्ट है, पहली चीज़ लंबे लंबे चेन बनाता है जो कि शुगर्स के होते हैं। इसके साथ जैसे सेलुलोज की बात करें, पॉलीमरिक फॉर्म है जो कि एक टाइप का मोनोसेक्राइड रखती है जो कि ग्लूकोज है। सिर्फ सेलुलोज सिर्फ ग्लूकोज रखता है। सेलुलोज हमारा कैसा पार्ट हो गया, एक होमोपॉलीमर। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट मेंशन किया है, मैं एक पार्ट और आपको जो बोल रही हूँ वो क्या है, सेलुलोज। क्योंकि यहाँ पर हम दो पार्ट पढ़ रहे हैं, हेट्रोपॉलीमर और होमोपॉलीमर, तो जो हमारा सेलुलोज है वो होमोपॉलीमर है। सेलुलोज इज योर होमोपॉलीमर। इसके बाद मतलब होमोपॉलीमर का मतलब क्या हुआ, एक ही तरीके के कंपोनेंट से बना है। और सेलुलोज किससे मिलके बना है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से मिलके बना है। इसके बाद स्टार्च की बात करें तो स्टार्च में अलग अलग पार्ट मिल जाते हैं, तो इस वजह से स्टार्च को हम हेट्रोपॉलीमर भी कहते हैं। क्लियर। आपका जो इन्यूलिन है ये फ्रैक्टोज का पॉलीमर है। पॉलीसेक्राइड ग्लाइकोजन की बात करें तो रिड्यूसिंग एंड होता है और एक नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। मतलब जैसे यहाँ पे ग्लूकोज आपको दिख रहा है तो एक रिड्यूसिंग एंड है और दूसरा हम बात करेंगे तो नॉन रिड्यूसिंग में, मतलब जो ऑक्सीजन पे एंड होगा वो तो हो गया हमारा सिंपल, हाइड्रोजन पे एंड होगा वो हो गया हमारा रिड्यूसिंग एंड, जो जहाँ पर हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो और नहीं हो तो उसके बेसिस पे हम दो पार्ट्स बना रहे हैं, एक तो रिड्यूसिंग एंड बना रहे हैं और दूसरा नॉन रिड्यूसिंग एंड का फॉर्मेशन भी करते हैं। क्लियर। इसके बाद आपका सिंपल यही चेन्स बनाते हैं और चेन बनाने के बाद आपका सिंपल आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे क्या है, मतलब ये एक पहला मैक्रोमोलिक्यूल, दूसरा हमारे पास है प्रोटीन।
सबसे इम्पॉर्टेंट, जो प्रोटीन है ये भी एक लॉन्ग चेन है, लेकिन पॉलीमर ही है किसका, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब भी मैं या फिर जब भी हम बात करते हैं आपके प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स कुछ नहीं है, एक पॉलीमर है, एक लॉन्ग चेन है किसकी, अमीनो एसिड की, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती जाती हैं। टोटल क्योंकि हम अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, अमीनो एसिड मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं, तो अमीनो एसिड्स का वही फॉर्म जो कि एल्काइल ग्रुप से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से अलग होता जाता है। तो टोटल हमारे पास ऐसे ही 20 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये कभी भी एक सिंगल फॉर्म में अरेंज नहीं होते, मतलब प्रोटीन हमेशा एक कैसा पॉलीमर है, कैसा पॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर है। मतलब जब भी आप प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन इज़ दी हेट्रोपॉलीमर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हैं वो साथ में जोड़ के इनसे बनाए जाते हैं। क्लियर। अब प्रोटीन आपकी बॉडी में या फिर आपके इन्वायरमेंट में, हमारी बॉडी में एक मेजर रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि सेलुलर, कई सारे सेलुलर कंपोनेंट, मतलब सेल का जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। कंपोजिशन मतलब बहुत ज़्यादा है इसकी। सबसे पहले आपका वही मैंने जो बोला अभी कि सेल मेम्ब्रेन बनाता है कौन, हमारा पॉलीमर, प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन का बनाने के बाद अगर मैं बात करूं तो हमारी एनवायरनमेंट में कई सारे एंजाइम्स हैं जो कि किसके थ्रू बनाए जाते हैं, प्रोटीन्स के थ्रू ही बनाए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन की बात करें तो मेजर अबंडेंट पार्ट जो है हमारे पूरे के पूरे लिविंग सिस्टम का, वो प्रोटीन के थ्रू ही बनता है। प्रोटीन्स को हम अपनी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, और यही जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक बॉडी में मेजर पार्ट ऑब्वियसली क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ें तो पॉलीमर ही जो है वो प्रोटीन का अब 4 स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? सिंपल, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये अमीनो एसिड्स हैं, मेथिओनिन, सिस्टीन, थायमीन, मेथिओनिन, ये सब अमीनो एसिड्स हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर इज योर इसको मैं ऐसे भी शो कर सकती हूँ। क्लियर। सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमारा क्या बनाता है? सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाता है। क्या है ये भाई? तो समझ लेते हैं कि जब भी आप प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो एक सिंपल स्ट्रक्चर ही आपका क्या बनाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है। क्लियर। सिंपल मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि एक सिंगल लाइन जो है वो क्या बनाएगी, आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा पार्ट है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैं क्या बोलूँ कि जो लगातार कॉइलिंग जो है वो परफॉर्म जो है वो यहाँ पर करवा दी जाती है। किस में करवा दी जाती है? हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन इस तरीके का होता है। क्लियर। और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन आपकी बीटा प्लेटेड शीट भी कहलाती है। देखते हैं।
यहाँ पर इन बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर है, जैसे इसको बीटा प्लेटेड बोला है, ये आपका वुलन एक रुई के गोले की तरह, जो एक के ऊपर एक अरेंजमेंट तो है इस तरीके से, फर्दर अरेंजमेंट और बना देता है। लास्ट पार्ट है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ये हमारा कुछ इस तरीके से बनाता है, मतलब प्रॉपर ब्रांचिंग जो है। ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है इसका। हीमोग्लोबिन, तो ये आपका प्रोटीन पॉलीमर है आपका किसका, अमीनो एसिड्स का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली हमें कुछ चीज़ उसमें नहीं समझनी, हेट्रोपॉलीमर होता है हमेशा, कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होता। दूसरी चीज़ स्ट्रक्चर है प्रोटीन के, 4 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ज़्यादातर हमें। एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल लीनियर चेन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपका कॉलिंग हो जाती है एक के ऊपर एक और आपस में भी कनेक्शन बना देते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में एक हॉलो वुलन बॉल की तरह, मतलब एक वुलन बॉल की तरह स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और लास्ट अगर मैं बात करूँ आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारा ब्रांचिंग भी शो करता है, जिसको हम आपका हीमोग्लोबिन के नाम से भी, मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमारे बायोमैक्रोमोलिक्यूल में पॉलीसेकेराइड थे, पॉलीसेकेराइड्स के बाद मैंने आप लोगों को प्रोटीन्स बता दिए, प्रोटीन्स के बाद लिपिड्स हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 4th पार्ट है हमारा न्यूक्लिक एसिड। लास्ट पार्ट में आपको क्या पढ़ा रही हूँ, न्यूक्लिक एसिड्स। देखते हैं हम न्यूक्लिक एसिड्स क्या बनाते हैं भाई, तो समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे क्या नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिंपल अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बॉडी के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल बनता है वो न्यूक्लिक एसिड के थ्रू ही बन रहा है। देखें आप, हमारी बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है ये डीएनए एंड आरएनए। जैसे मैंने आपको बताया था नाइट्रोजनस बेस पेयर हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक तो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, और अगर वो शुगर के साथ प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है और दूसरा बनाता है न्यूक्लियोटाइड। हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में हमेशा न्यूक्लियोटाइड्स ही प्रेजेंट होते हैं। अरेंजमेंट क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप से कनेक्टेड होती है
पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर से कनेक्टेड होता है आपका नाइट्रोजनस बेस। सेम रिपीटिशन यहाँ पर भी है, फॉस्फेट, यहाँ पर ये पेंटोस शुगर खुद समझ लेंगे हम। फिर फॉस्फेट ग्रुप, देखें ये है हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, कुछ पार्ट्स हैं। पहले ऊपर करूँगी मार्किंग बॉन्ड्स की और ये बता देती हूँ 3 चीज़ें, या फिर यहीं समझें। न्यूक्लियोटाइड 3 पार्ट्स रखता है अपने अंदर। शुगर जो कि कैसी है, पेंटोस। फॉस्फेट ग्रुप, ये है पेंटोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप। ये है आपकी पेंटोस शुगर। ये है आपका नाइट्रोजनस बेस पे। इसके साथ साथ हम इनके बॉन्ड्स को भी समझते हैं। फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एक लिंकेज के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। लिंकेज को हमने क्या बोला, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। जहाँ पर शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं वो कहलाती है हमारी ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। और जहाँ पर 2 नाइट्रोजनस बेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वो पार्ट बनाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमने जब भी न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा तो न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीटिशन है कंटिन्यूस, और यही जो न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीटिशन है यही हमारा क्या बनाता है,
नाइट्रोजनस बेस पेयर्स और न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं बेसिकली, सॉरी, क्लियर। अब ये जो 3 पार्ट है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ये अरेंज होता है इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, जो कि 2 चेन्स बनाता है हमारे एक साथ। उसके बाद 3 बॉन्ड्स हैं जिसमें फॉस्फेट आपके शुगर के साथ जुड़ा है, तो वो बनाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दूसरा, जहाँ पर शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ कनेक्टेड है, वो बनाती है आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और तीसरा, जहाँ पर नाइट्रोजनस बेस के साथ कनेक्शन बनाता है, वो बनाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम जब भी बात करेंगे आपकी किसकी, न्यूक्लिक एसिड्स की, तो न्यूक्लिक एसिड्स में ये पूरा स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलता है। एक खासियत यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपका डीएनए है, सॉरी, एडनिन ग्वानिन। हमेशा जैसे नाइट्रोजनस बेस पेयर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स बनाता है ए जी, पायरिमिडीन्स बनाते हैं टी सी। हमेशा एक प्यूरिन के साथ पायरिमिडीन, दूसरे प्यूरिन के साथ पायरिमिडीन। ए के साथ हमेशा टी जाता है, जी के साथ हमेशा सी जाता है। ए टी के साथ बनाता है डबल बॉन्ड, जी टी के साथ बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। यही सीक्वेंस हमें पूरा, ये जो बीच वाला लेडर जैसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, इस सीढ़े जैसे स्ट्रक्चर में पूरे पार्ट में यही पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। और आरएनए में टी की जगह आ जाता है यूरेसिल, दैट इज यू। ओके, सो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड। अब इसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं, मतलब जो हमें समझना है, एंजाइम्स वाला। एंजाइम्स हालांकि पूरा का पूरा एक केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें हम बहुत डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से हमारे किसी भी एक्टिविटी को, मतलब मैं एक बायोलॉजिकली बॉडी, आपकी सिंपल बॉडी को एक्सप्लेन करूं तो ये क्या है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि ये वो पार्ट है हमारी बॉडी का जिसमें किसी भी केमिकल एक्टिविटी को स्पीड अप करने के लिए जिस केमिकल का, जिस प्रोटीन का इस्तेमाल आप कर रहे हो, वही प्रोटीन आपकी एंजाइम कहलाती है। बेसिकली ऑल एंजाइम्स, मतलब जो हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। तो टर्म समझेंगे, मैंने तभी आपको यहाँ पर मेंशन किया कि जितना भी प्रोटीन आपका, जितना भी एंजाइम, वो प्रोटीन जो कि किसी भी केमिकल एक्टिविटी को स्पीड अप कर देता है। हमारी बॉडी में चल रही जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ हैं, उन केमिकल एक्टिविटीज़ को स्पीड अप कर देने वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या कहलाता है, सिंपल बात करें तो एंजाइम कहलाता है। तो एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड दीज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली इंक्रीमेंट इन द सेलुलर एक्टिविटी, मतलब किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी काम को स्पीड अप कर देते हैं, वही पार्ट हमारा क्या कहलाता है, एंजाइम कहलाता है। अब यहाँ पर जो एंजाइम है, इस एंजाइम को हमने, इसके एंजाइम के मतलब बेसिकली कुछ पार्ट्स बनाए हैं, और यही जो पार्ट्स हैं इसमें से, जैसा सिंपल एंजाइम की बात कर ली तो एक्टिविटी है भाई कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कब होता है। आप जब भी बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है तो प्रोडक्ट बढ़ा दो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक ही, क्लियर। मतलब जितनी भी मेटाबॉलिज्म बॉडी में चल रही है, जो भी एम्फीबोलिक पाथवे हम कहते हैं, जो भी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मतलब बेसिकली मेटाबॉलिज्म, जितने भी कंपोनेंट्स मैक्रोमोलिक्यूल मैंने पढ़े, इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए, मतलब फॉर द फॉर्मेशन एंड फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ दीज पार्टिकल, 2 kinds of activities are running inside our body। और वो 2 काइंड्स ऑफ एक्टिविटी हमारी बॉडी की कौन सी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, सिंपल अगर हम बोलें तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होती है हमारी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस और एनाबॉलिज्म होती है हमारी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। तो जब भी आप डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस की बात करते हैं तो दैट रिएक्शंस विच आर फॉर्मिंग समथिंग लाइक प्रोटीन, अमीनो एसिड से प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना, तो अमीनो एसिड से प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना इज़ द
एनाबॉलिज्म, और प्रोटीन से डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू तोड़ देना छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में प्रोटीन को, तो वो कहलाता है हमारा कैटाबॉलिज्म। क्लियर। तो बॉडी में लगातार कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म रन कर रही है, और इसी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को रन करवाने के लिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स विच बेसिकली इंक्रीजेस द केमिकल एक्टिविटी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और यही जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है ये एंजाइम की वजह से ही बढ़ता है। अब यहाँ पे हमने एंजाइम को बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड की, मतलब क्या बोलते हैं हम, कोफैक्टर्स बोलते हैं। मतलब एंजाइम जो है वो सेवरल पार्ट से मिलके बना है, एक तो ऑर्गेनिक पार्ट है, एक इनऑर्गेनिक पार्ट है, कोफैक्टर्स हैं। फिर हम बात करते हैं आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं, तो वो क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। एंजाइम जो है सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना होता है, क्योंकि प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है वो कोफैक्टर बनाता है। जो एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव होता है, कैटालिटिकली एक्टिव मतलब किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए केपेबल या रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद कोफैक्टर्स को हम कोफैक्टर मतलब पार्ट्स हैं, तो उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, बेसिकली आप समझ सकते हैं 3 पार्ट्स में। सबसे पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बाद अगर मैं दूसरा बात करूं तो हमारे पास प्रेजेंट होता है कोएंजाइम, और कोएंजाइम के बाद तीसरा पार्ट हमारे पास प्रेजेंट होता है मेटालिक आइन। तो 3 चीज़ें हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटालिक आइन। अब इसमें से ऑर्गेनिक पार्ट है और इनऑर्गेनिक पार्ट है, देख लेते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है, जो कि डिस्टिंग्विश होता है अदर कोफैक्टर्स से, जिसकी वजह से मतलब एक टाइटली एपोएंजाइम वाले पार्ट से क्या होता है, बना होता है। इसके साथ साथ जैसे मैं बात यही कह सकते हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका एक ऑर्गेनिक पार्ट है। कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसका एसोसिएशन एपोएंजाइम के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। क्लियर, मतलब जुड़ा हुआ है पर ट्रांजिएंट स्टेज में जुड़ा हुआ है। क्लियर। और इसके साथ साथ कोएंजाइम कोफैक्टर की तरह भी एक्ट करता है और डिफरेंट एंजाइम की एक्टिविटी को कैटेलाइज करने का काम करता है। क्लियर। इसके बाद बहुत सारे एंजाइम्स हैं हमारे मेटल आइंस भी जुड़े होते हैं, जो कि उसकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, लाइक जिंक। और कैटलिटिक एक्टिविटी जो है ख़त्म हो जाती है अगर कोफैक्टर हमारे पार्ट्स मतलब बेसिकली एंजाइम वाले पार्ट से रिमूव कर दिया जाए। इफ़ वी रिमूव द एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ द एंजाइम देन द एंजाइम विल नॉट वर्क, मतलब एंजाइम जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो एक क्रूशल रोल प्ले करता है आपका कोफैक्टर किसमें, आपकी कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाने में, किसकी, एंजाइम्स की। तो ये पूरा पार्ट आपका एंजाइम में हमें वही रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना वाला पार्ट। एंजाइमिक एक्टिविटी को आप बढ़ा कैसे सकते हो, तो पीएच को क्योंकि डिपेंड करता है। हमारे जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली किसी भी एक्टिविटी को, जैसे मैं एक आध एंजाइम का नाम दूँ आपको, तो डाइजेशन में हम बहुत कॉमनली पढ़ते हैं हमारे पेप्सिन है, HCl एक मतलब एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। और यही एंजाइम्स हमारी बॉडी में किसी भी एक्टिविटी को ड्रेस्टिकली इंक्रीज कर देते हैं, मतलब जो काम हो सकता है लेकिन जो काम बहुत स्लो प्रोसेस में होगा, जो काम बहुत स्लो एक्टिविटी में होगा, उसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप कर देता है, बहुत ड्रेस्टिकली बढ़ा देता है। तो यही पार्ट हमारा क्या कहलाता है, एंजाइम कहलाता है। बॉडी में कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को बॉडी में परफॉर्म करने का काम करते हैं। क्लियर। इसके साथ मैक्रोमोलिक्यूल मैंने आप लोगों को बताया, एक्टिविटी बढ़ानी है एंजाइम की तो कैसे बढ़ा सकते हैं भाई, पीएच को पर लेकिन जो इतनी एक्टिविटी है ये कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, मतलब आप जब भी बात करते हैं कि पीएच बढ़ाने पर एक हद तक, एक लिमिट तक कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी, एक टाइम के बाद आके स्टॉप हो जाएगी और एक टाइम के बाद डिक्रीज हो जाएगी। सेम टेम्परेचर के साथ है, सबस्ट्रेट का क्वांटिटी जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा कैटलिटिक एक्टिविटी जो एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट को बनाता जाएगा और एक टाइम के बाद वो भी कांस्टेंट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का है, जिसमें हमने 4 बायोमैक्रोमोलिक्यूल पढ़े, जिनका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म भी बताया मैंने आपको, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स।
सो स्टूडेंट्स, बायो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया।